हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर हिंदी मीडियम। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कैसे हम किसी भी, पहले तो हमने डेफिनेशन करी थी कॉम्प्लेक्स फंक्शन की, सम्मिश्र फलन की, कि कैसे हम एक सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र चर दिया हुआ है, हम उसे सम्मिश्र संख्या में बदलते हैं। माना हमारे पास कोई चर z है, हमने इसका फंक्शन लिया और ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स फंक्शन विश्लेषिक फलन w। अब ये जो विश्लेषिक फलन है इसे हमने प्रदर्शित किया u प्लस आयोटा v से, और जो z है वो होता है x प्लस आयोटा y। इसका क्या लेना है, फंक्शन लेना है। मतलब जो u प्लस आयोटा v है वो x प्लस आयोटा y का क्या होगा, फंक्शन होगा, फलन होगा। तो यहाँ से हम इस चीज से एक निष्कर्ष निकालेंगे कि जो हमारा u चर है और जो v चर है ये किस पे डिपेंड कर रहे हैं, x और y चर पर डिपेंड कर रहे हैं। इसी तरह से y भी किस पे डिपेंड कर रहा है, x और y चर पर डिपेंड कर रहा है। तो किसी भी सम्मिश्र संख्या के चर का फलन सम्मिश्र फलन कहलाता है। ठीक है, हमने इसे रिप्रेजेंट कर दिया। हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे w बराबर एफ ऑफ जेड, लेकिन जब इस फॉर्म को हमें ओपन करके लिखना है तो हम लिखेंगे कि जो हमारा w बराबर एफ ऑफ जेड है, मतलब जो u प्लस आयोटा v है वो किसका फंक्शन है, u एक्स वाई पर निर्भर कर रहा है, और जो v है वो भी x y पर निर्भर कर रहा है। मतलब w बराबर u एक्स वाई प्लस आयोटा v एक्स वाई। जो w है वो x और y पर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ से हमने निकाला था कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होता है। जब हमने सम्मिश्र फलन पढ़ लिया तो सम्मिश्र फलन के बाद हमने देखी थी इसकी सीमा, कि किसी भी सम्मिश्र फलन की हम सीमा कैसे निकालते हैं। के लिए हमने क्या करा था, एक क्षेत्र क्या लिया था, d लिया था, जिसमें हमने एक पॉइंट z नॉट लिया था। तो हमने लिखा था कि किसी क्षेत्र d के z नॉट के निष्कासित प्रतिवेश में, ठीक है, निष्कासित प्रतिवेश क्या होगा, इस पूरे क्षेत्र में से ये वाला पॉइंट हम क्या कर दे, हटा दे, तो बाकी का बचा हुआ क्षेत्र क्या कहलाएगा, उसका निष्कासित प्रतिवेश कहलाएगा। तो z से z नॉट की और प्रवृत्त होने की दिशा या आने की दिशा, हम किसी भी पथ से आ सकते हैं, जरूरी नहीं है हम सीधी लाइन वाला पथ ही यूज करें, ये कोई सा भी पथ हम काम में ले सकते हैं। तो z से z नॉट की ओर प्रवृत्त होने की दिशा में क्या कहलाती है, l या लिमिट कहलाती है। तो इसके लिए हमने एक स्वेच्छ अभिग्रहित संख्या एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 इस प्रकार ली है, जिसके लिए डेल इज ग्रेटर देन 0 अस्तित्व में। एप्सिलॉन है इसे हम लेते हैं जब हम फलन यूज करेंगे, और जो ये डेल है इसे जब हम यूज करेंगे जब हम चर को यूज कर रहे हैं। तो इस पूरे क्षेत्र को हमने माना z, इसमें से हमें ये पॉइंट हटाना है, तो इसका जो मापांक होगा वो डेल से कम होगा। डेल हमने क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, चर है। अब जब z का मैं फलन ले रही हूँ एफ जेड, और z से z नॉट की दिशा में दूरी हो गई l, तो ये किससे कम होगा, एप्सिलॉन से कम होगा। ये क्या कहलाती है, सम्मिश्र फलन की सीमा। अब हम बात करते हैं उसकी संतत की सांतत्य क्या होती है सम्मिश्र फलन की। माना हमारे पास एक तो z पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है z नॉट, और जो हमें क्षेत्र दिया हुआ है वो क्षेत्र दिया हुआ है d। ठीक है, d क्षेत्र में z नॉट बिंदु पर, अब हम संतत हमने 12th की परिभाषा से ही समझते हैं कि उस बिंदु पर मान और जो बिंदु दिया हुआ है उस पर मान क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर ये दोनों मान इक्वल हैं तो वो कौन सा कहलाएगा, संतत फलन कहलाता है। इसे देखना है हमें, तो हमने लिखा एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट, और जब हम फलन यूज करते हैं तो कौन सा यूज करेंगे, एप्सिलॉन, और जब हम सिर्फ चर यूज कर रहे हैं तो हम करेंगे डेल। तो ये किसकी परिभाषा हो जाएगी, संतत की, कि उस बिंदु पर और जो हमने दूसरा बिंदु माना है उस पर
उन फलनों का मान क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ये होता है हमारा संतत की परिभाषा। तीसरी परिभाषा हमने पढ़ी थी कि अवकलनीयता क्या होगी। ठीक है, अवकलनीयता का सेम फॉर्मूला वही रहेगा जो हमने 12th क्लास में पढ़ा था, 11th में पढ़ा था कि किसी बिंदु पर हमें मान निकालना है तो उस बिंदु पर मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, एफ जेड नॉट प्लस डेल जेड माइनस का एफ जेड नॉट अपॉन डेल जेड और लिमिट डेल जेड टेंस टू 0। एक फॉर्मूला तो ये है हमारे पास। और जो दूसरा फॉर्मूला है वो है कि जब हमें दो, एक पॉइंट है जेड और दूसरा पॉइंट है जेड नॉट, ठीक है, तो यहां से लिखेंगे लिमिट जेड से जेड टेंस जेड नॉट की ओर मूव कर रही है, अग्रसर है, तो पहले फंक्शन में से दूसरे पॉइंट का फंक्शन घटा के अपॉन पहले पॉइंट में से दूसरा पॉइंट माइनस कर देंगे। तो इन दोनों से हम अपनी अवकलनीयता की जांच कर लेते हैं। फिर मैंने इसके बारे में बताया था आपको कि प्रत्येक संतत फलन जरूरी नहीं है कि वो अवकलनीय फलन हो, लेकिन प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत फलन होता है। इसके बाद हमने देखा था कि एक मानी और बहुमानी फलन क्या होते हैं। ये सब कुछ मैं इसलिए रिवाइज कर रही हूँ क्योंकि आपको भी विश्लेषिक फलन की परिभाषा पढ़नी है। तो W बराबर एफ जेड, जब जेड के क्या हो, डिफरेंट पॉइंट हो, डिफरेंट पॉइंट्स, जब जेड के डिफरेंट पॉइंट हैं तो W का क्या मिले, सेम पॉइंट मिले, सेम वैल्यू मिले, क्या मिले, डिफरेंट जेड की डिफरेंट वैल्यूज पर या पॉइंट पर सेम वैल्यू मिले, तो क्या होगा, वो सिंगल वैल्यूड फंक्शन होगा। कौन सा होगा, सिंगल वैल्यूड फंक्शन। ओके, अब नेक्स्ट है कि डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पर, कि डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पर W की भी क्या आए, डिफरेंट वैल्यूज आए। तो ये क्या होगा, हमारा मल्टी वैल्यूड फंक्शन होगा। ठीक है, यानी कि ये एक मानी फलन होगा और ये बहुमानी फलन होगा। तो मैं यहाँ तक आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी थी कि एक मानी क्या है, बहुमानी क्या है। अब इसके बाद मैं बात करती हूँ कि बहुमानी फलन को एक डायग्राम से हमारे पास कोई एक पेड़ है, उसकी हमने एक ब्रांच ले ली, शाखाएं ले ली, ठीक है। अब शाखा पर हम एक शाखा ली, उस पे हमने देखा कि जितनी हरी वो पहले है उतनी ही हरी वो दूसरे पॉइंट पे है, मतलब जितना वो नीचे से पानी आगे ले रही है उतना ही उसके आगे सिरों तक पानी जाएगा, उतना ही खाना उसके आगे तक जाएगा, ठीक है। तो मतलब जब हमने डिफरेंट डिफरेंट बिंदुओं पर देखा तो हमने पाया कि पूरे उसमें समान तो खाना जा रहा है उस ब्रांच के पास, उस शाखा के पास, और समान ही क्या जा रहा है, पानी। मतलब जेड का मान तो हमने अलग अलग रखा लेकिन डब्ल्यू का मान क्या आया, सेम। कौन सा वैल्यू फंक्शन हो जाएगा, एक मानी फलन। और दूसरा हमने देखा कि है ना, इसमें मान देखा कि W का मान सेम है, इसी तरह इस ब्रांच में देखा कि W का मान समान है अलग अलग बिंदुओं पर, इसी तरह से, ठीक है। ये सारे क्या हो गए, एक मानी फलन। एक मानी, ओके। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, यहां तक हमने देख लिया। अब एक पॉइंट हमने यहां लिया, एक पॉइंट हमने यहां लिया और एक हमने यहां लिया, तो W का मान भी क्या आएगा, अलग अलग। मतलब एक शाखा ये है नीचे, एक उससे ऊपर की और एक उससे सबसे टॉप की है, तो तीनों में जो पानी और खाना जाएगा वो अलग अलग जाएगा। मतलब अलग अलग तो जेड का मान रखा
और W का भी क्या क्या आया, हमारा अलग अलग मान आया। तो ये पूरा जो पेड़ है इसको हमने बोल दिया बहुमानी फलन। तो जित सब एक मानी फलनों को मिला दे तो क्या बन जाएगा, हमारे पास बहुमानी फलन बन जाएगा। सभी एक मानी फलनों को मिलाने पर क्या आ जाएगा, बहुमानी फलन आ जाएगा। तो इस तरह से बात होती है कि एक मानी फलन है वो एक शाखा के रूप में प्रयुक्त होता है। अब हम बात करते हैं विश्लेषिक फलन की, जिसके लिए हमने ये दोबारा से रिवाइज करा है। विश्लेषिक फलन, विश्लेषिक फलन। अब विश्लेषिक फलन के लिए जो हमारे पास प्रॉपर्टीज है वो यही है कि सबसे पहले तो विश्लेषिक फलन के लिए आवश्यक है कि वो एक मानी फलन होना चाहिए। इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या है कि वो एक मानी फलन होना चाहिए, वो प्रत्येक बिंदु पर संतत भी होना चाहिए, वो प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय भी होना चाहिए। जब वो फलन प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है तो वो संतत तो होगा ही होगा। तो क्या मैं यहाँ से संतत को हटा सकती हूँ? हाँ। क्यों? क्योंकि प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत फलन होता है। मतलब वो एक मानी फलन हो, वो अवकलनीय हो और प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित हो, प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित हो। तो ये तीनों मिलकर क्या बनाएंगे, एक विश्लेषिक फलन बनाएंगे। विश्लेषिक फलन को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसे हम कहते हैं होलोमॉर्फिक फलन। ठीक है। तो विश्लेषिक फलन में हमने देखा कि एक मानी फलन हो, प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित हो, अवकलनीय हो। ठीक है, विश्लेषिक फलन होगा। एक मानी फलन क्या होता है कि z के अलग अलग वैल्यूज पर w का समान मान है। अवकलनीय क्या होता है कि उसको जो हमने फॉर्मूला लिखा था उससे उस वैल्यू पर एक मान निकल जाए, और प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित मतलब उसकी लिमिट भी शो हो। तो इस तरह का फलन क्या कहलाएगा, विश्लेषिक फलन। और इस फलन का दूसरा नाम होता है होलोमॉर्फिक फलन। अब लिखते हैं हम इसकी परिभाषा। यहां लिखेंगे हम परिभाषा। एक मानी फलन लिखो इसमें परिभाषा में, एक मानी फलन प्रांत या क्षेत्र D के प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित व अवकलनीय हो, विश्लेषिक फलन कहलाता है। विश्लेषिक फलन कहलाता है। ठीक है। एक फलन बिंदु z0 पर विश्लेषिक फलन कहलाता है यदि क्या लिखा है हमने कि एक फलन बिंदु z0 पर विश्लेषिक फलन कहलाता है यदि इसका अवकलज न केवल एक बिंदु पर, यदि
इसका अवकलज न केवल एक बिंदु पर बल्कि संपूर्ण प्रतिवेश में, संपूर्ण क्षेत्र या प्रतिवेश में विद्यमान हो विश्लेषिक फलन या होलोमॉर्फिक फलन कहलाता है। होलोमॉर्फिक फलन कहलाता है। तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन, ठीक है, कि होलोमॉर्फिक फलन विश्लेषिक फलन का ही दूसरा नाम है। दोबारा हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि विश्लेषिक फलन क्या होता है। विश्लेषिक फलन एक ऐसा फलन है जो एकमानी फलन हो और अवकलनीय हो, प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित हो। दूसरे शब्दों में अगर इसी परिभाषा को बोले, एक फलन बिंदु z0 पर विश्लेषिक फलन कहलाता है यदि इसका अवकलज न केवल उसी बिंदु पर बल्कि संपूर्ण क्षेत्र में क्या हो, अस्तित्व में हो या विद्यमान हो। क्या कहलाएगा? विश्लेषिक फलन कहलाता है। अब हम इसकी एक थ्योरम करते हैं कि विश्लेषिक फलन के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है। ये इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, आपके 10 नंबर में सीधा क्वेश्चन आएगा, या तो ये आएगा या इसका एक एग्जाम्पल आएगा, ठीक है। या तो आपका आएगा ये थ्योरम या आएगी आपका सीधा एग्जाम्पल, ठीक है। तो हम सबसे पहले इस थ्योरम को पढ़ते हैं कि क्या इसका स्टेट, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इस विश्लेषिक फलन का आवश्यक प्रतिबंध। FZ फलन या फिर विश्लेषिक फलन का आवश्यक प्रतिबंध। तो सबसे पहले हम इस थ्योरम का क्या पढ़ेंगे? स्टेटमेंट, कथन पढ़ेंगे कि इसका कथन क्या है। कथन लिखेंगे हम सबसे पहले कि विश्लेषिक फलन के लिए आवश्यक प्रतिबंध जो हमारी प्रमेय है उसका कथन क्या है। फलन FZ, एक फलन क्या लिया? FZ, और FZ किसके इक्वल होता है? W बराबर FZ होता है। और FZ को जब हम ओपन करके लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? UX, Y प्लस आयोटा VX, Y, ठीक है। और कोई क्या ले लिया हमने? क्षेत्र ले लिया कि किसी प्रांत D में, दोबारा देखो, फलन f(z) इक्वल टू UX, Y प्लस आयोटा VX, Y प्रांत D में विश्लेषिक होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध है कि विश्लेषिक होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध है कि U तथा V क्या है? जो हमने W बराबर f(z) लिए हैं, जो उसमें सम्मिश्रित चर हैं, वो हैं U तथा V। कॉची-रीमान समीकरण को संतुष्ट करते हैं। अब यहाँ पे आता है कि कॉची-रीमान इक्वेशन या कॉची-रीमान समीकरण क्या होती है, जिसको
u तथा v क्या करेंगे, सेटिस्फाई या संतुष्ट करेंगे। तो कौसी रीमान होती है डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, ये आपको याद करनी होगी, कॉमा डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स। ये होती है आपकी कौसी रीमान समीकरण। तो आज हम इसके सिर्फ कथन तक ही करेंगे, इसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा कि जो हमारा सम्मिश्र फलन, तो मेन तो हमारे पास टॉपिक क्या है, सम्मिश्र फलन, मतलब W बराबर एफ ऑफ जेड। जेड किस में बिलोंग कर रहा है, एक्स और वाई में, एक्स प्लस आयोटा वाई। ये हो गया रियल पार्ट यानी कि वास्तविक अक्ष, ये सब काम आएंगे इसको जब हम सॉल्व करेंगे। और आयोटा वाई क्या हो गया हमारा, काल्पनिक अक्ष, काल्पनिक संख्या। ये हो गई हमारी वास्तविक संख्या। ठीक है, अब जब हमने ये x और y जो हमारे पास चर हैं, जो वेरिएबल हैं, इनका हमने जब फंक्शन लिया तो ये चेंज हो गए u प्लस आयोटा v में। तो u और v भी क्या है, ये वास्तविक अक्ष हो गया, ये काल्पनिक अक्ष हो गया। तो u और v, तो u भी किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स वाई पर, और v भी किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स वाई पर डिपेंड कर रहा है। तो हमने यही लिखा है कि फलन f ऑफ जेड किसके बराबर है, w के, और जो ये u एक्स कॉमा वाई दोनों पर डिपेंड है, प्लस आयोटा v एक्स कॉमा वाई दोनों पर डिपेंड है, कि किसी प्रांत d में हमने कोई क्या लिया, एक प्रांत क्या लिया d, जिसमें क्या है, एक फलन परिभाषित है, कौन सा, f ऑफ जेड, ना केवल एक बिंदु पर बल्कि इस पूरे क्षेत्र में। जब हम विश्लेषक फलन लिख दिया तो विश्लेषक फलन का मतलब ये है कि z के प्रत्येक मान पर w का तो एक ही मान आएगा, विश्लेषक होने के लिए ही तो है कि विश्लेषक ये कब होगा, जब z के अलग अलग मान पर w का तो एक मान हो, दूसरा ये संतत हो, तीसरा अवकलनीय हो। तो मैंने बताया था कि प्रत्येक संतत फलन अवकलनीय नहीं होता, लेकिन प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत होता है। तो इसमें हम सिर्फ क्या लिखते हैं, संतत, और प्रत्येक बिंदु पर क्या हो, परिभाषित। जो मैंने अभी बताया कि जो फलन f ऑफ जेड है वो प्रांत d के प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध है कि u तथा v, जो ये काल्पनिक और वास्तविक अक्ष है ना, u तथा v, ये किसको संतुष्ट करेंगे, कौसी रीमान समीकरण को संतुष्ट करते हैं। तो हमारे पास कौसी रीमान क्या आ गई, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, दूसरी तरफ डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो ये होती है कौसी रीमान समीकरण। अब यहाँ से हमारे पास काफ़ी क्वेश्चंस बन चुके हैं, मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ। सबसे पहला तो हमारा क्वेश्चन बनता है कि सम्मिश्र फलन की सीमा की परिभाषा लिखो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बनता है कि एक मानीय संततता क्या होती है। दूसरा क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आपके शॉर्ट नोट्स में बनते हैं, जो आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे उनमें। तीसरा आपका क्वेश्चन बनता है कि आपकी अवकलनीयता की परिभाषा लिखो, ठीक है, या फिर उसका सूत्र लिखो। 3 क्वेश्चन। चौथा बनता है कि विश्लेषक फलन क्या होता है। तो विश्लेषक फलन के लिए वो आपको सीधा परिभाषा भी पूछ सकता है और आपको ये थ्योरम भी पूछ सकता है। इसके बाद क्वेश्चन बनता है कि एकमानी फलन और बहुमानी फलन क्या होते हैं। एकमानी फलन हो जाएगा, बहुमानी फलन के बारे में बता देंगे। एक क्वेश्चन ये बन गया। इसके बाद बात आती है इस थ्योरम की। आपको क्वेश्चन में दे दिया कि फलन f ऑफ जेड के विश्लेषक होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध लिखो। ठीक है, सिर्फ आपको एक लाइन देगा कि फलन f ऑफ जेड के विश्लेषक फलन होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध लिखो। तो आपको पूरी थ्योरम सॉल्व तब करनी है तब ये 10 नंबर में आएगा क्वेश्चन। अगर 1 नंबर में आए तो आपको सिर्फ क्या लिखना है, इसका ये कथन लिखना है। ठीक है, कथन कैसे पूछता है कि आपको एक लाइन देगा 1 नंबर के क्वेश्चन में कि f ऑफ जेड फलन के विश्लेषक फलन होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध लिखो।
और जब आवश्यक प्रतिबंध 1 नंबर में पूछे तो मतलब आपको कथन लिखना है, और अगर आपको 10 नंबर में पूछे तो आपको ये पूरा सॉल्व करना है। ठीक है, अब मैं बताती हूँ कि इसको हम कैसे करेंगे, तो थोड़ा सा ये भी देख लो। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारा फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था, एफ डैश जेड इक्वल टू, अवकलन का फॉर्मूला पढ़ा था ना हमने, तो वो फॉर्मूला क्या था, एफ डैश जेड इक्वल टू एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस का एफ जेड, जैसे हम जेड नॉट पॉइंट पे मान लेते हैं, ठीक है, अपॉन डेल जेड, लिमिट डेल जेड टेंस टू 0। ये फॉर्मूला हमने क्या करा था, पढ़ा था अपना, कब पढ़ा था, जब हमने अवकलनीयता की परिभाषा पढ़ी थी। अगर वो आपको पॉइंट जेड दे कि आपको सिर्फ जेड पॉइंट पे निकालना है, तो क्या कर दोगे, जेड पॉइंट के लिए जेड नॉट की जगह जेड प्लस डेल जेड माइनस का एफ जेड अपॉन डेल जेड, लिमिट डेल जेड टेंस टू 0। तो यहाँ से हमने देखा कि अब हम बात कर रहे हैं सिर्फ हमारे पॉइंट जेड पॉइंट पे बात करेंगे, हम किसका मान निकालना है, हमें जेड पॉइंट पे निकालना है। फलन एफ जेड का पूछा है ना, कि फलन एफ जेड का विश्लेषिक फलन होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध, तो जेड फलन पे हमें इसका मान निकालना है। अब देखो जेड का मान क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई, जेड बराबर, और डेल जेड बराबर क्या होगा, डेल लगा दो आगे, डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई। कल मैं सीधा लिखूंगी, सिर्फ आज मैं समझा रही हूँ। तो जब इन दोनों को मैंने जोड़ा, जेड प्लस डेल जेड लिखा, एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई, तो एक्स प्लस का डेल एक्स क्या कॉमन आ जाएगा इस पार्ट में से और इस पार्ट में से, आयोटा, y प्लस का डेल y। समझ आ गया कि z प्लस डेल z का मान हम मैं क्या लिखूंगी, x प्लस का डेल x प्लस आयोटा y प्लस डेल y, और यहाँ क्या लग रहा है इसका फंक्शन, तो मैं इसका फंक्शन लगा दूंगी, माइनस का साइन f, z का मान क्या होता है, x प्लस आयोटा y अपॉन डेल जेड क्या होता है, डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई। ओके, तो हमने यहाँ से बता दिया कि कैसे हम जेड प्लस डेल जेड का मान यहाँ पुट करेंगे। मैं दोबारा बता देती हूँ इस चीज़ को, और कल मैं यहाँ से सीधा इस मान को लिख दूंगी। हमारे पास फॉर्मूला है एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट डेल जेड टेंस टू 0 एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल जेड। ओके, तो यहाँ से हम देखते हैं जेड बराबर क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स वास्तविक अक्ष है और वाई है जो काल्पनिक अक्ष है, डेल जेड बराबर, अब देखो जेड के आगे क्या लगा दिया, डेल, तो इसके आगे भी क्या लग जाएगा, डेल, तो डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई, डेल जेड बराबर हमने ये लिख लिया। अब यहाँ पे किसका मान निकालना है, जेड प्लस डेल जेड का, इन दोनों को आपस में जोड़ दो, जोड़ दिया, एक्स जो रियल पार्ट है उनको वन साइड कर लो, जो इमेजिनरी पार्ट है उनको वन साइड कर लो, एक्स प्लस डेल एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस का डेल वाई। तो यहाँ से z प्लस डेल जेड का मान क्या आ गया, x प्लस डेल एक्स प्लस आयोटा y प्लस डेल y। अब इस मान को मैं यहाँ पे पुट करूंगी, लिमिट डेल x कॉमा डेल y टेंस टू 0। अब जो डेल z है वो किस में चेंज हो जाएगा, डेल x में और डेल y में, f, z की जगह क्या लिख देंगे, x प्लस डेल x प्लस आयोटा y प्लस का डेल y।
माइनस एफ ऑफ जेड, फंक्शन ऑफ जेड की वैल्यू एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है, अपॉन, और डेल जेड की जगह क्या आ जाएगा, डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई। तो इससे आगे हम अपना कल क्लास में डिस्कस करेंगे कि कैसे इस थ्योरम को सॉल्व करेंगे, कैसे हम कॉची रीमान इक्वेशन को, समीकरण को संतुष्ट करेंगे। अब इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।